बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकियाट्री क्लिनिक में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं डॉक्टर फरासत अली डगर। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बड़ा ही अहम और बड़ा ही कॉमन है, काफ़ी लोगों में ये चीज़ पाई जाती है, वो है एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर्स। अब एंग्ज़ाइटी क्या है? ये हर किसी की ज़ुबान में ये लफ्ज़ है कि एंग्ज़ाइटी आम तौर पे से हम कहते हैं कि बेचैनी है, घबराहट है, ठीक है। इसकी मिसाल यूँ समझें कि जैसे एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो उसमें वाइवा से पहले रूम में इंटर होने से पहले की जो कैफियत है कि जिसमें अनसर्टेनिटी है कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, और जो स्वेटिंग है, हाथ पांव ठंडे होना है, दिल की धड़कन तेज़ होना है, इन सारे के मजमूए को हम जो है वो एंग्ज़ाइटी कहते हैं। तो आज हम इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे। क्या एंग्ज़ाइटी एक बीमारी है? बड़ा अहम सवाल है और हमसे अक्सर पूछा जाता है, और अहम इसलिए भी है क्योंकि हर दफ़ा जो एंग्ज़ाइटी है ये बीमारी नहीं होती, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि गुड एंग्ज़ाइटी वर्सेस बैड एंग्ज़ाइटी। एंग्ज़ाइटी अच्छी भी हो सकती है। कैसे? मिसाल के तौर पर हमने इम्तिहान देना है, वाइवे में हमने अपीयर होना है, तो वो एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है, उसकी जो टेंशन है, वो हमारे अंदर एक एंग्ज़ाइटी रिस्पॉन्स पैदा करती है। हमारा जिस्म अपना रद्द-ए-अमल दिखाता है, जिसके नतीजे में होता क्या है कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मसलन आप ये देखें कि साल के शुरू में अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो, उस पे कितना टाइम लगता है, और एग्ज़ाम जब करीब आ रहा होता है तो तब हम एक दिन में कितना टॉपिक कवर कर लेते हैं, कितना सिलेबस कवर कर लेते हैं। अब जो पढ़ने की रफ़्तार और जो स्पीड है, ये किसकी वजह से है? ये एंग्ज़ाइटी रिस्पॉन्स की वजह से है। तो यहाँ तक हम इसको कहते हैं गुड एंग्ज़ाइटी। यानी जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, आपका एंग्ज़ाइटी लेवल बढ़ता है, और उस एंग्ज़ाइटी लेवल बढ़ने से आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। यहाँ तक तो है एंग्ज़ाइटी नॉर्मल, और इसको हम बीमारी नहीं कहते, इसको हम गुड एंग्ज़ाइटी कहते हैं। अब होता क्या है कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एग्ज़ाम और करीब आते हैं, समटाइम्स कुछ लोगों में ऐसा आता है कि एंग्ज़ाइटी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एंग्ज़ाइटी की जो अपनी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिस्म पर, वो बुनियादी फ़ोकस बन जाती हैं, और जिसकी वजह से एंग्ज़ाइटी हो रही थी, यानी एग्ज़ाम, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी तैयारी वो नीचे आना शुरू हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता एंग्ज़ाइटी फ़ोकस बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। और जब ऐसी फेज़ आती है तो इसको हम कहते हैं एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर। इसको हम यूँ भी कहूँ कि जब एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स जो हैं इतने बढ़ जाएं कि आपकी लाइफ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाए, आपकी डे टू डे की रूटीन मुतासिर होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर है। एंग्ज़ाइटी की अलामात क्या होती हैं, ये भी समझना इसको ज़रूरी है। अब ये देखिए कि एंग्ज़ाइटी की अलामात अगर मैं आपको समझाऊं तो वो सर से लेके पाँव तक हो सकती हैं, ठीक है। एंग्ज़ाइटी की अलामात को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिस्मानी अलामात और नफ्सियाती अलामात। अब जो जिस्मानी अलामात हैं, ये सर से लेके पाँव तक, जैसे सर दर्द, सर में चक्कर आना, ठीक है, आपको धुंधला सा महसूस होना, उसके बाद मुंह खुश्क होना, उसके बाद गले में आ जाए, सांस बंद होना। कुछ लोगों में ऐसे लगता है कि जैसे लंप है, कि वो कहते हैं गले के अंदर जैसे कोई चीज़ अटक गई है, ठीक है। उसके बाद आप ज़रा नीचे आ जाएं तो सांस में मुश्किल होना, ठीक है। अब छाती के ऊपर दबाव होना, दिल वाली जगह पे दर्द होना, हाथों के ऊपर आ जाएं, पसीना आना, हाथ कँपाना, बार बार यूरिन आना, ठीक है। तो ये दिल की धड़कन का तेज़ होना। अब ये एंग्ज़ाइटी की सिम्टम्स हैं। और नफ्सियाती तौर पे सिम्टम्स क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि एक खौफ होता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, ठीक है, या अनसर्टेनिटी की कैफियत है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये एंग्ज़ाइटी की जो साइकोलॉजिकल सिम्टम है, नफ्सियाती सिम्टम है, वो होती हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज़ की वजाहत करनी है, वो ये है कि ये जितनी भी मैंने फ़िज़िकल सिम्टम बताई हैं, तो इनके पीछे कोई वजह ऑर्गेनिक, यानी इनके पीछे कोई जिस्मानी बीमारी वो वजह नहीं होती। मसलन अगर दिल की धड़कन तेज़ है या सांस लेने में रुकावट हो रही है, तो उस दिल की धड़कन के तेज़ होने में कोई कार्डियक इशू नहीं होता, या सांस लेने में कोई रेस्पिरेटरी मसला या सांस का मसला वो नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह जो अंडरलाइंग बनती है वो एंग्ज़ाइटी, यानी जो साइकोलॉजिकल इलनेस है, वो बन रही होती है।
इसलिए जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो मरीज़ होते हैं वो हम तक पहुंचते वक्त पहले ही काफ़ी सारे टेस्ट करवा के आ चुके होते हैं, फ़िज़िकल एवेल्यूएशन करवा के आ चुके होते हैं। ज़ाहिर है कि और बहुत सारे लोगों को फ़िज़िशियन ही हमारे पास भेजते हैं। ज़ाहिर है कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल जाता है कि उसको सांस में मसला है, तो वो जब ज़ाहिर है कि इस मसले के लिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास तो नहीं जाएगा ना, फ़िज़िशियन के पास ही जाएगा। फ़िज़िशियन जब अपनी चीज़ें रूल आउट कर लेता है, अपने टेस्ट कर लेता है, नॉर्मल होता है, तो उसके बाद वो रेफ़र करते हैं हमारे पास। एंग्ज़ाइटी कितने किस्म की होती है? हम इसको 3 हिस्सों में अमूमन तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, दूसरा होता है फ़ोबियाज़ या स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़, और तीसरा होता है पैनिक अटैक। इनमें बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है कि जहाँ तक एंग्ज़ाइटी के सिम्टम की बात है तो सब में इसी तरह के मिक्स सिम्टम आते हैं। जनरलाइज एंग्ज़ाइटी में क्या होता है कि ये जो एंग्ज़ाइटी की इलामात हैं ये हर वक्त रहती हैं, ये किसी सिचुएशन के साथ इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता, हर वक्त रहती हैं। अगर खौफ की बात करें तो अनजाना सा खौफ रहता है, ठीक है। इसमें जो जीआईटी के सिम्टम, मैदा डिस्टर्ब होना, ये सारे सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सिम्टम आते हैं, ठीक है। एक टर्म आप लोगों ने मे भी सुनी हो कि हम कहते हैं कि जी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस अक्सर फिजिशियन भी इसको डायग्नोज करते हैं। तो जो आईबीएस के केसेस होते हैं मोस्टली उनके पीछे जो अंडरलाइंग चीज़ होती है वो एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, जो जनरलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर होता है। दूसरी किस्म है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के ऊपर जो है वो हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, उसको भी ज़रूर देखें। इसमें क्या होता है कि एंग्ज़ाइटी के सिम्टम जो हैं वो एपिसोड में आते हैं अचानक, और बहुत सीवियर एंग्ज़ाइटी, और इसमें खौफ होता है कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा, अभी डेथ हो जाएगी, अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसको हम अटैक का नाम ही ये ज़ाहिर करता है कि ये सीवियर सिम्टम होते हैं, सडन आते हैं, और ये सिचुएशन बाउंड अमूमन नहीं होते, हो भी सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पीछे कोई ख़ास ट्रिगर कोई नहीं होता, बैठे बैठे अचानक सिम्टम जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो जब उसको खौफ होता है पैनिक अटैक, तो उसको कवर करने के लिए कि कुछ हो ना जाए, वो बार बार टेस्ट करता है, बार बार फिजिशियन के पास जाता है, बार बार पल्स चेक करता है। तीसरी किस्म है फ़ोबियाज़। फ़ोबियाज़ में क्या होता है कि किसी भी एक ख़ास चीज़ से स्पेसिफिक फ़ोबिया, मसलन किसी को जहाज़ में उड़ने का खौफ है तो उसको हम कहते हैं एरोप्लेन फ़ोबिया, किसी को बंद कमरे में नहीं जा सकते उसको हम कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है। किसी को मार्केट प्लेसेस में होता है कि मार्केट में रश में नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अगोराफोबिया। तो जिस ख़ास स्पेसिफिक चीज़ से डर लग रहा होगा, खौफ होगा, फ़ियर होगा, तो उसको हम फ़ोबियाज़ कहते हैं। एंग्ज़ाइटी की वजूहात, काज़ज़, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये याद रखें कि कोई भी साइकेट्रिक इलनेसेस जो हैं और उसमें एंग्ज़ाइटी भी शामिल है, उसकी कोई एक वजह नहीं होती, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो कोई भी एक वजह एंग्ज़ाइटी पैदा नहीं कर सकती। होता अमूमन ये है कि किसी भी एक वजह, यानी कुछ लोग जैसे हम कहते हैं एक वजह बड़ी जेनेटिक्स है, अगर फैमिली में एंग्ज़ाइटी है तो बाकी लोगों में भी एंग्ज़ाइटी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि माहौल के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ें डे टू डे लाइफ में ऐसी चीज़ें आ गई, मसलन पैनिक अटैक की बात है कि उसको खौफ है कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो फैमिली में किसी क्लोज़ रिलेटिव की डेथ हुई है इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ से, तो उसके साथ ये खौफ बैठ जाता है, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ अहम है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि वो एंग्ज़ाइटी के सिम्टम खुद एंग्ज़ाइटी को बढ़ा रहे होते हैं। पैनिक अटैक की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो पैनिक अटैक में क्या होता है, खौफ होता है कि मेरी अभी डेथ हो जाएगी, मुझे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि फ़ियर से अक्सर दिल की धड़कन तेज़ होती है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे सांप आ गया है, उस सांप के खौफ से क्या होगा, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाएगी। अब खौफ का कोई फ़िज़िकल वजूद नहीं है, लेकिन उसका असर जिस्म पे क्या पड़ा, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर खौफ बीमारी का ही हो, भले कि हार्ट अटैक का ही खौफ हो, तो उससे क्या होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी। तो एंग्ज़ाइटी में क्या होगा कि किसी भी वजह से थोड़ी सी एक्सर्शन की, थोड़ा सा स्ट्रेस आया तो या गर्मी है तो उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हुई, तो फ़ियर हुआ कि नहीं मुझे तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस फ़ियर से क्या होगा कि दिल की धड़कन और तेज़ होगी। जैसे दिल की धड़कन और तेज़ होगी तो फ़ियर लेवल और बढ़ेगा। तो इसको हम कहते हैं विशियस सर्कल, यानी एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो खुद एंग्ज़ाइटी को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इस विशियस सर्कल को ब्रेक करना जो है, इसको तोड़ना, जो उसका इलाज है उसका हदफ होता है।
कौन से रवैये एंजाइटी को बढ़ाते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। इसको हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। यानी एंजाइटी में फ़ियर है, अनड्यू फ़ियर, बहुत ज़्यादा फ़ियर, और उसको फ़ियर को कोप करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए जो बंदा बिहेवियर, जो रवैये अडॉप्ट करता है, इख्तियार करता है, उसको हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। मिसाल के तौर पे अगर हम जनरलाइज एंजाइटी की बात करें तो उसमें मैदे के सिम्टम्स आते हैं, या अगर हम पैनिक अटैक की बात करें, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का डर है, खौफ है, तो इसके लिए वो क्या करता है, वो बार बार पल्स चेक करवाता है, पल्स में कुछ हो तो नहीं रहा, पल्स में तो कुछ हो नहीं रहा। यानी वो उस जो भी वर्स्ट आउटकम है जिसका उसे डर है, हार्ट अटैक, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए बिहेवियर अडॉप्ट करता है। और वो जो रवैये होते हैं जो उसमें से बाहर निकलने के लिए वो इख्तियार करता है, वही बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं। बार बार पल्स चेक करना, छोटा सा मसला हुआ फ़ौरन जाके ईसीजी करवा लेना, कोई भी हुआ, दिल की धड़कन तेज़ हुई, हल्की सी घुटन हुई, फ़ौरन एमरजेंसी चले गए। इस तरह के हर वक्त अपने पास कोई एंटीराल, कोई ना कोई मेडिसिन जो दिल की धड़कन को कम की होती है वो रखना। हर वक्त जो है वो पानी, मुँह खुश्क होता है, कुछ हो जाएगा तो हर वक्त पानी अपने पास रखना, या किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ लेना। तो इन रवैयों को हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसके इलाज के लिए, तो ये जो रवैये हैं ये एंजाइटी को ठीक करने की बजाय इसको बढ़ा रहे होते हैं। यानी बज़ाहिरन उसे लग रहा है कि इन चीज़ों से मैं अपनी अलामत को काबू कर लेता हूँ, लेकिन हकीकत ये होती है कि इनकी वजह से उसकी सिम्टम्स जो हैं, उसकी अलामत ज़्यादा लंबी हो रही होती हैं, प्रोलॉन्ग हो रही होती हैं। तो इसका रोका जाना, हमारे पास मसलन मरीज़ आते हैं तो हम उन्हें जब हम एक दफ़ा तसल्ली कर लेते हैं कि ये कोई कार्डियक इवेंट नहीं है, हार्ट का मसला नहीं है, पुरानी उसकी रिपोर्ट्स वैल्यूएशन देख के, तो फिर हम उसे मना कर देते हैं कि अब अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ भी हो तो आपने इसको काउंट नहीं करना, आपने बार बार ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना, आपको थोड़ा सा भी कोई चीज़ हो जाती है आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं जाना, हर वक्त जो अपने पास आप मेडिसिन रखते हैं वो नहीं रखनी। तो इसको डिस्करेज हम करते हैं कि ये इख्तियार नहीं करना है। एंजाइटी का इलाज कैसे हो सकता है, क्या इसका तरीका हो सकता है? जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं तो इस एरिया को भी हम कवर करते हैं। मैं ज़ाहिर है कि एक एक इसके स्टेप्स हैं और उनकी जो डिटेल है वो अलग वीडियोस में भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें पहला पार्ट होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें दवाइयाँ। तो दवाइयाँ अमूमन हम बैकअप में रखते हैं जब बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो, जब साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल ना हो, या जब जो भी चीज़ें दवाइयों के अलावा हैं उनके ऊपर उस बीमारी के सिम्टम की वजह से अमल करना मुश्किल हो रहा हो, तो फिर दवाई की ज़रूरत भी पड़ती है और हम देते हैं। जो दवाइयों के अलावा जो चीज़ें हैं उसमें क्या है कि उसमें मुख्तलिफ उसके स्टेप्स होते हैं, और जैसे हमने एंग्जाइटी टाइप्स की बात की है तो वो मुख्तलिफ एंग्जाइटी टाइप्स में वो मुख्तलिफ हो जाती हैं, ठीक है। अब उसमें पहली चीज़ होती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कि जिसमें हम रिलैक्स करना सिखाते हैं, क्योंकि अगली जितनी भी ट्रीटमेंट है वो उसमें एंग्जाइटी को प्रोवोक करवाना है। यानी ऐसी मिसाल के तौर पे हम उसे कहते हैं कि जी आपने कोई दिल की धड़कन तेज़ भी हो रही होती है, आपने पानी नहीं पीना, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा था कि बेचैनी बढ़ रही होती है। अब उसको कोप कैसे करना है? उसको रिलैक्सेशन टेक्निक से। उसमें दो चीज़ें हैं, एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यानी जिस्म के जितने भी मसल ग्रुप हैं उनको पहले स्ट्रेच करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं तो वो गेम करने से पहले मसल को स्ट्रेच करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में तमाम मसल ग्रुप्स, तमाम नहीं तो अक्सर मसल ग्रुप, ख़ास तौर पे छोटे मसल ग्रुप जैसे फेस के, आँखों के, नेक के, इनको पहले स्ट्रेच करवाते हैं और फिर इसको रिलैक्स करवाते हैं। दूसरी होती है ब्रीथिंग रीट्रेनिंग। जैसे हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, या हम फिज़िकल स्ट्रेस में हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, तो हम सांस जब बंदा लेता है तो वो जो सांस लेने के जो एक्सेसरी मसल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन के मसल्स, एक डायफ्राम होता है और एक एक्सेसरी मसल होते हैं। जैसे हम सांस जब फूला होता है तो ऐसे फूला होता है, तो उसमें ये मसल यूज़ हो रहे होते हैं स्ट्रेस वाले फेज़ में। तो ब्रीथिंग रीट्रेनिंग में ये सिखाई जाती है कि स्ट्रेस के फेज़ में भी जो एक्सेसरी मसल्स को इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि जो मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। जैसे आम रूटीन में हम सांस लेते हैं तो हम नोटिस में भी नहीं कर रहे होते कि सांस
हमारा जो है वो हम ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं अब्डोमिनल ब्रीदिंग। यानी नॉर्मल रिलैक्स फेज़ में हम पेट के ज़रिए, पेट आप उतार चढ़ाव हो रहा होता है सांस के साथ, तो ब्रीथिंग रिट्रेनिंग में हम उसको सिखाते हैं कि स्ट्रेस वाले फेज़ में भी रिलैक्स वाले पैटर्न की ही ब्रीथिंग करनी है। इस टेक्निक का नाम है ब्रीथिंग रिट्रेनिंग। तो एक चीज़ है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। दूसरा चीज़ होता है कि जो सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर की हमने जो बात की है, इसको डिस्करेज करना है, इसको अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ होती है कि वो सिचुएशन स्पेसिफिक होती है, ठीक है जी। मसलन उसको फोबिया है किसी चीज़ से फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद उसका हम एक्सपोजर उसके साथ करवाते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। जैसे उसको मिसाल के तौर पे उसे हाइट फोबिया है, तो उस हाइट के साथ उसको एक्सपोज करवाना है, ठीक है, उस हाइट का सामना करवाना है उसके साथ। तो उसके पहले स्टेप्स बनाए जाते हैं, उसके मुताबिक उसको किया जाता है। और आखिर में होती है कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी ये होती है कि जिसके ऊपर हम सोचों के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। और जैसे बहुत सारी नेगेटिव सोचें इसके अंदर बन जाती हैं कि इसमें बहुत फ़ियर होता है, तो उस फियर के पीछे जो सोचें होती हैं, उन सोचों के ऊपर जो काम करना होता है, उसको हम कहते हैं कोग्निटिव थेरेपी। अब हम आ जाते हैं दवाइयों के ऊपर। दवाइयाँ जो है इसमें एक सिर्फ उसके अंदर एक मिथ जो है वो मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये दवाइयाँ नींद की नहीं होती। हाँ, शुरू में वक्ती तौर पे रिलैक्स करने के लिए नींद की गोली देनी पड़ जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट होती है, जब दवाई देने की ज़रूरत आती है, तो वो अमूमन नींद की दवाई नहीं होती। और पूरे दिन में 1 या 2 गोलियों से दवाइयाँ भी ज़्यादा नहीं होती हैं, और देखा ये गया है कि ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। दूसरा मिथ जो मैं दूर करना चाहता हूँ वो ये है कि एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। अगर इसकी दवाई शुरू करवाई भी जाए तो देखा यह गया है कि अमूमन अगर साथ साथ दवाइयों के अलावा नफ्सियाती इलाज भी किया गया है तो वो 6 से 9 महीने के अंदर दवाई बंद हो जाती है। ये थी हमारी वीडियो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ऊपर। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रा चीज़ों को आसान करके आप लोगों के सामने पेश करें। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।